आप माइकल जैक्सन के बारे में कैसे बात करते हैं? मेरा मानना है कि इसका जवाब है बहुत सावधानी से, और मैं ये बात इस रिव्यू में बाद में भी कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे शुरू में ही कह देना चाहता हूँ। मुझे हैरानी होती है कि जब हम ज्यादातर एक ज्यादा हमदर्द समाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बात को समझने में लोगों की बहुत कम दिलचस्पी है कि माइकल जैक्सन ऐसे क्यों थे, और शायद उन्होंने जो चीजें की वे क्यों की। बहुत धुआं था, उन्होंने कभी आग साबित नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब यह मान सकते हैं कि बहुत धुआं था। ठीक है, और मुझे लगता है कि यह फिल्म यही करती है। ठीक है, तो मेरा मुख्य विचार, मैं आपके साथ यह बातचीत करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, तो इस रिव्यू के लिए मेरा मुख्य विचार यह है कि मुझे ये फिल्म सच में बहुत पसंद आई। न सिर्फ इसलिए कि यह एक शानदार अनुभव है भीड़ के साथ थिएटर में देखने का अनुभव, और यह सच में उस जादू को फिर से जिंदा कर पाती है जो माइकल जैक्सन थे, बल्कि सारी आलोचनाओं के बावजूद मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि मुझे लगता है कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत बारीकियां हैं। यह माइकल जैक्सन के नकारात्मक पहलुओं को बहुत गंभीरता से लेती है, लेकिन साथ ही यह भी तर्क देती है कि माइकल जैक्सन के सकारात्मक पहलू भी अभी भी मौजूद हैं। क्या दो बातें एक ही समय पर सच हो सकती हैं? मेरा मानना है कि हाँ, हो सकती हैं, और इसी बारे में हम इस रिव्यू में बात करने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह फिल्म यही बात समझाती है, तो मैं इसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूँ, और मुझे ये जानने की उत्सुकता होगी कि आप क्या सोचते हैं, और शायद मैं आप में से कुछ लोगों को इसे एक बार देखने के लिए मना लूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ लोगों को इस फिल्म की तुलना ओज सिम्पसन पर फिल्म बनाने से करते देखा है, और उस फिल्म को वहीं खत्म कर देने से जहां ओज सिम्पसन हाइसमैन ट्रॉफी जीतते हैं, है ना? या अडोल्फ हिटलर जब उसे आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, या हार्वे वेनस्टीन जब वह अपनी फिल्म शेक्सपियर इन लव के लिए अपने करियर के सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतता है। और मुझे लगता है कि ये आलोचनाएं सही हैं, लेकिन अब जब मैंने ये फिल्म देख ली है, तो मैं इस बात का खंडन करूंगा। सबसे पहले माइकल ने ये साफ कर दिया है कि यह फिल्म का पहला हिस्सा है, और इसमें सिर्फ माइकल के अपने पैरों पर खड़े होने और अपने पिता के नियंत्रण से आजाद होने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के आखिर में ये भी लिखा आता है कि ये कहानी अभी जारी है ना? वे इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिल्म बनाने वालों की योजना है कि अगर यह फिल्म अच्छी चलती है, तो वे इसका दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे, और अब तक के रुझान देखकर तो यही लगता है कि ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है, आप जानते ही हैं, कि कहीं ये फिल्म भी विकेड के दूसरे हिस्से की तरह न बन जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, दूसरी फिल्म काफी निराशाजनक हो सकती है, क्योंकि उसमें कहानी के ज्यादा गहरे और दुखद पहलुओं को दिखाया जाएगा। फिल्म बनाने वालों की योजना उन पहलुओं को दिखाने की है। असल में तो वे उन्हें इसी फिल्म में दिखाना चाहते थे, लेकिन आखिरी समय में कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से उन्हें यह विचार टालना पड़ा। फिर भी मुझे ये कहना सही नहीं लगता कि फिल्म में वे पहलू बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं, जबकि मुझे लगता है कि वे इसमें मौजूद हैं। मेरा मानना है कि यह फिल्म, यानी इसका पहला हिस्सा, ये बात पूरी तरह साफ कर देती है कि माइकल जैक्सन के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा था, और आप उसे तबाही की ओर बढ़ते हुए साफ देख सकते हैं, चाहे वह नाबालिगों के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकी बढ़ाना हो, या फिर उसके अपने निजी डॉक्टर द्वारा दी गई दवा की जानलेवा ओवरडोज। आप इन सभी चीजों को होते हुए साफ साफ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस फिल्म में आगे होने वाली घटनाओं के संकेत, फॉरशैडोइंग, बहुत ज्यादा और बहुत ही मार्मिक हैं, इतने कि आप देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो बहुत बुरा होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक समाज के तौर पर जब हम ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म माइकल जैक्सन की बुराइयों को मिटाने की कोशिश कर रही है, बल्कि यह समझाने की कोशिश कर रही है कि वे बुराइयां कैसे पैदा हुई और किस वजह से वह उस रास्ते पर चल पड़े। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है। इस पड़ताल के जरिए हम न सिर्फ माइकल जैक्सन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, बल्कि उससे सीख लेकर यह भी पक्का कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटें। तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि जहां एक तरफ माइकल अपने पेशेवर जीवन में बेहद आत्मविश्वास से भरे थे, उन्हें काम करते देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपनी निजी जिंदगी में वह पूरी तरह से भटके हुए थे, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को तो ठीक कर लिया, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर
उनकी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। लेकिन माइकल के मामले में ये स्थिति खास तौर पर ज्यादा खराब थी, क्योंकि उनका बचपन कभी था ही नहीं। इसलिए ये फिल्म एक ऐसे युवा माइकल की तस्वीर पेश करती है जो हमेशा सफर पर रहता था और जिसके भाई उससे उम्र में काफी बड़े थे। तो आप जानते ही हैं, उम्र में इतना ज्यादा फर्क होने पर दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन साथ ही माइकल साफ तौर पर दूसरों से अलग थे। और आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि माइकल के व्यक्तित्व के इन अलग अलग पहलुओं पर उनके परिवार ने या खुद माइकल ने भी कभी खुलकर बात करना चाहा हो। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि माइकल के फैंस आज भी इस बारे में बात करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये बात हमेशा से मौजूद रही है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म में भी इसे दिखाया गया है। वे बचपन में ही बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे, जिसकी वजह से इंसान बहुत अकेला महसूस करने लगता है। और यह भी न भूलें कि माइकल हमेशा से ही बहुत कामयाब रहे थे और ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जब तक कि हालात बिगड़ नहीं गए। लेकिन बचपन में भी 1960 और 70 के दशक के अमेरिका में वे एक अश्वेत ब्लैक थे। बेशक उनका परिवार कैलिफोर्निया के एक शानदार और अमीर इलाके में जाकर बस गया था, लेकिन असलियत यह है कि वह इलाका शायद ज्यादातर श्वेत लोगों का था। और एक बच्चे के तौर पर माइकल के लिए यह बात उनके अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा सकती थी। और फिर आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र से ही उनका व्यवहार कुछ अलग सा होने लगा था। मिसाल के तौर पर फिल्म में उन्हें एक पालतू चूहे के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ऐसी हरकतों की वजह से दोस्त बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। और बदकिस्मती से किसी ने भी माइकल को इस बारे में टोका नहीं। इसके अलावा पीटर पैन के प्रति उनका जुनून भी काफी दिलचस्प है ना? मुझे लगता है कि पहले हम हमेशा इसे बस ऐसे ही मान लेते थे, जैसे हम कहते थे, ओह हाँ, नेवरलैंड, और वह कभी बड़ा नहीं होना चाहता था, है ना? लेकिन यहाँ वे सच में इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझते हैं, है ना? तो पीटर पैन के पूरे इतिहास में जब भी इसे मंच पर या यहाँ तक कि डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म में दिखाया गया है, कैप्टन हुक हमेशा मिस्टर डार्लिंग का ही एक रूप रहा है और आमतौर पर एक ही अभिनेता दोनों किरदारों को निभाता है। और सच में माइकल अपने पिता को कैप्टन हुक के रूप में देखता है। मैंने पहले कभी यह तुलना नहीं की थी, जो मुझे बहुत कमाल की लगती है, और यह इस रूपक के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। और जैसे जैसे माइकल खुद को पीटर पैन के रूप में देखता है, इससे यह बात समझ में आती है कि बड़े होने पर भी वह बच्चों की ओर क्यों आकर्षित होता है। न केवल इसलिए कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें दूसरे बड़ों के साथ बातचीत करने की भावनात्मक क्षमता नहीं है, वह बस ऐसा कर ही नहीं पाता, बल्कि मुझे लगता है कि उसके भाइयों ने उसे हमेशा ठुकराया था। उसका पिछला अनुभव इतना बुरा रहा था कि वह अब खुद को दूसरों के सामने लाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं, वह खुद को एक बच्चा ही समझता है, इसलिए जब दूसरे बच्चे आसपास होते हैं तो बच्चों के साथ घुलना मिलना उसके लिए ज्यादा आसान होता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सोच और रुचियां बिल्कुल बच्चों जैसी ही थीं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वह खुद को पीटर पैन के रूप में देखता था, इसलिए उसे लगता था कि जिस तरह पीटर पैन बाहर जाकर दुनिया भर के बच्चों की मदद करता है, उसी तरह वह भी बाहर जाकर दुनिया भर के बच्चों की मदद करेगा। और शुरुआत में इससे बहुत कुछ अच्छा भी होता है ना? जैसे कि बच्चों के वार्ड में उसके कई बार अस्पताल जाना या बच्चों के अस्पतालों और बाल देखभाल केंद्रों को लाखों का दान देना। लेकिन जाहिर है, अंत में सब कुछ बहुत बुरा हो जाता है, खासकर तब जब वह अकेले ही यह सब करने लगता है। आपको पता है, फिल्म में एक जगह उसके पिता कहते हैं, तुम्हारे आसपास सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हों, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जाहिर है, उसके पिता का मतलब इसे एक धमकी के तौर पर कहना था, पर इससे यह बात कम सच नहीं हो जाती। और असल में ऐसे लोगों से घिरे होने की वजह से ही माइकल धीरे धीरे सही रास्ते से भटकता चला गया और आखिरकार इसी वजह से उसकी जान चली गई। कोई भी पैसे कमाने वाले स्रोत को नाराज नहीं करना चाहता। और मैं सिर्फ जो जैक्सन की बात नहीं कर रहा, ये लगभग पूरे हॉलीवुड के लिए सच है। यही वजह है कि इतना भयानक व्यवहार, जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो, आज भी दबा दिया जाता है। और खासकर 1970 के दशक में, क्या लोग सच में यकीन करते कि एक प्रसिद्ध, प्रतिभाशाली, अमीर छोटे लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था? सही सोचे कि उस समय लोगों को दुर्व्यवहार के बारे में कितना कम पता था, खासकर लड़कों और पुरुषों के प्रति। आप जानते हैं,
ये कुछ ऐसा है जिसे रयान मफी की मेनेंडेज ब्रदर्स मिनिसरीज में भी छुआ गया था, सही? और फिर इसके बारे में भी सोचें। ज्यादातर दुर्व्यवहार, खासकर जब माइकल बड़ा होता गया, भावनात्मक था। शारीरिक दुर्व्यवहार की धमकी थी, लेकिन बहुत कम शारीरिक सबूत थे, आप जानते हैं। और फिर आपको नस्लवाद के तत्व को भी ध्यान में रखना होगा। तो यह मुद्दा और जटिल हो जाता है। तो जो जैक्सन अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन फिर जैसा कि आप फिल्म में देख सकते हैं, माइकल अपने परिवार के बाकी सदस्यों से प्यार करता है, जिससे उसके लिए अपने पिता से दूर होना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इसका मतलब होगा परिवार के बाकी लोगों को भी पीछे छोड़ना। हालांकि उसकी मां के अलावा, आप जानते हैं, उन्होंने बहुत कम समर्थन दिया। इस फिल्म में माइकल को उसके आसपास के सभी लोगों द्वारा लगातार शोषण होते देखना बहुत दुखद है। हो सकता है वे उसके साथ मतलबी न हों, लेकिन वे उसकी परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि जब वह वयस्क हो जाता है, तो हर कोई इतना लालची होता है कि वे न केवल उससे पैसे कमाने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि शायद उसके दोस्त भी नहीं बन पाते। आप उसके दोस्त भी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि उसके अपने भाई भी। और आप जानते हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाने में मदद की। यह इतनी बुरी थी, उन्होंने यह नहीं कहा, शायद इस दृश्य में हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। आप सोचते हैं, वाह, उन्होंने अपने भाई के साथ इतना बुरा व्यवहार करने के लिए हामी भर दी। ये वास्तव में दुखद है। और जैसा कि माइकल अंततः फिल्म के अंत में अपने पिता से खुद को मुक्त करता है, ये सोचना दुखद था कि उसकी मृत्यु के दशकों बाद भी हम यहाँ हैं और उसके परिवार ने उसे उसकी विरासत में वापस खींच लिया है और अभी भी उसका शोषण कर रहा है, ये फिल्म बना रहा है, जैसा कि मैंने कहा, उसकी छवि को सुधारने की कोशिश करने के लिए, ताकि वे उससे हमेशा के लिए पैसा बना सकें। ऐसा लगता है कि कुछ मायनों में ये फिल्म ठीक वही है जिसके खिलाफ माइकल जैक्सन लड़ रहे थे। तो उन परिस्थितियों में कोई भी इस फिल्म का समर्थन कैसे कर सकता है? खैर, मुझे लगता है कि यह वैसा ही है, जैसा आप जानते हैं। फिल्म अच्छी और बुरी दोनों को बताती है। मुझे लगता है कि जहां फिल्म माइकल का और अधिक शोषण करती है, वहीं यह उसकी कहानी भी बहुत निष्पक्ष रूप से बताती है और उसे उसका हक देती है। आप जानते हैं, फिर से उसे नकारात्मक के साथ साथ उसका हक भी देती है। जैसा कि मैंने कहा, दो चीजें सच हो सकती हैं, और आप जानते हैं, यह एक द्वंद्व है। और माइकल जैक्सन एक पॉप संस्कृति आइकन थे जिन्होंने संगीत व्यवसाय को बदल दिया और कई बाधाओं को तोड़ा। तो चलिए फिल्म के उस हिस्से के बारे में बात करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण माइकल जैक्सन और एमटीवी है। अब मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि दृश्य कैसे चलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं अनुभव करें, क्योंकि यह बहुत मजेदार और संतोषजनक है। लेकिन सेटअप ये है कि एमटीवी उन दिनों काले कलाकारों द्वारा कोई भी जो अब तक का सबसे प्रसिद्ध संगीत वीडियो है, रिलीज करने के लिए तैयार हो रहे थे, और वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह एमटीवी पर चलेगा। अब बेशक अंततः एमटीवी ने न केवल माइकल जैक्सन के वीडियो चलाए, और मुझे नहीं पता कि क्या आप ये जानते हैं, यह वह चीज बन गई जिसने एमटीवी को मानचित्र पर ला दिया। एमटीवी वह वैश्विक घटना नहीं बन पाता जो वह बना अगर माइकल जैक्सन के संगीत वीडियो नहीं होते। इसलिए ये तथ्य कि वे उन्हें चलाना भी नहीं चाहते थे, संगीत उद्योग के इतिहास का एक अविश्वसनीय हिस्सा है। अब शायद फिल्म यह मानती है कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जानते हैं कि आप जानते हैं, आप एमटीवी के लिए माइकल जैक्सन के महत्व को समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं, ये चीजें वहां हैं, वे फिल्म में हैं यदि आप उन्हें ढूंढने के लिए खुले हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को खारिज करना वास्तव में इसे पसंद करने की कोशिश किए बिना इसे अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। अब मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना था कि यह फिल्म आपको माइकल जैक्सन की रचनात्मक प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं देती है, और इसमें जाकर मैं निराश हुआ, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसमें मेरी बहुत रुचि थी। इसलिए मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब मुझे लगता है कि यह ऐसा करती है, यह आपको उनकी प्रक्रिया में ले जाती है। मुझे लगता है कि ये देखना दिलचस्प है कि इसने विशेष रूप से फिल्मों को कैसे प्रभावित किया, है ना? ये जानना कितना दिलचस्प है कि माइकल जैक्सन एक बड़े फिल्म और पॉप संस्कृति प्रशंसक थे, जैसे कि हम में से बहुत से लोग आज हैं। हम में से एक, माइकल के समय में वह खिलौनों की दुकान में एकमात्र वयस्क थे, लेकिन मैंने खुद से सोचा, कितना अजीब है कि आज खिलौनों की दुकान में ज्यादातर वयस्क हैं, है ना? और साथ ही मुझे लगता है, आप जानते हैं,
अगर फैनबॉय व्यक्तित्व को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, मेरा मतलब है, मैं भी किसी और की तरह ही फैनबॉय हूँ। लेकिन कभी कभी हमने इसे नियंत्रण से बाहर होते देखा है और यह बहुत अलग थलग कर सकता है। और यही माइकल के साथ हुआ, और हम आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा होते देखते हैं। और जबकि उनके पिता बहुत ही अपमानजनक थे। आप जानते हैं, यह एक जटिल स्थिति है क्योंकि माइकल जैक्सन शायद अपने पिता के प्रयासों के बिना प्रसिद्ध नहीं होते और उनके पास उतनी मजबूत कार्यनीति नहीं होती। और यहीं से यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। माइकल की तरह, माइकल खुद, आप जानते हैं, माइकल और उनके पिता के बीच एक संबंध है कि दोनों ही व्यक्ति सबसे अच्छे इरादे होने के बावजूद विनाशकारी, हानिकारक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं, यह अलग अलग तरीकों से खुद को प्रकट करता है, लेकिन वे दोनों अपने व्यक्तित्व की शक्ति का उपयोग बार बार दूसरे व्यक्तियों पर हावी होने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए करते हैं। मेरा मतलब है कि यह बहुत ही दिलचस्प, दुखद और दर्दनाक है। तो जहां तक माइकल का सवाल है, आप जानते हैं कि उनके संगीत पर काम करना देखना अद्भुत था और ये देखना कि कैसे उन्होंने पॉप संस्कृति के एक छात्र के रूप में न केवल इसका आनंद लिया बल्कि अपने लाभ के लिए इसका उपयोग पॉप संस्कृति के इतिहास के साथ साथ काल्पनिक तत्वों को शामिल करके किया। जैसे जब आप यहाँ उनकी जैकेट देखते हैं, तो मैं ऐसा था, ओह एक मिनट रुको, क्या वह पीटर पैन प्रभाव है? ठीक है, एक खिलौना सैनिक शायद उस जैकेट के लिए प्रेरणा था, और वह कुछ ऐसा बनाता है जो विद्युतीय और बहुत भावनात्मक है। और इसका एक उदाहरण है, माइकल का आग्रह था कि उनके संगीत वीडियो में उनके नाचते हुए वाइड शॉट दिखाए जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रेड एस्टेयर के साथ एक साक्षात्कार सुना था जिसमें कहा गया था कि केवल पूरे शरीर को देखकर ही दर्शक वास्तव में प्रदर्शन को महसूस कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि मुझे ये सब बहुत दिलचस्प लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फिल्म ने मुझे सोचने के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन इसने मुझे अब उन सभी के लिए भी महसूस कराया जो माइकल जैक्सन की प्रसिद्धि के दौरान जीवित थे, जिसे आप जानते हैं कि आप यकीनन कह सकते हैं कि यह 1993 में उनके प्रतिष्ठित सुपर बाउल प्रदर्शन के साथ चरम पर था। पॉप संस्कृति में एक और चीज जिसे उन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन मैं उन्हें उनके अंतिम संगीत कार्यक्रम में से एक में देखने गया था। मेरा मानना है कि यह 2001 था और वह उस समय भी बेहद लोकप्रिय थे। और वर्षों तक माइकल जैक्सन की कहानी बताने का विचार असंभव लगता था, क्योंकि माइकल जैक्सन को दोबारा कौन ला सकता था। खैर, उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने ये कर दिखाया है। मैंने बहुत से लोगों को, फिल्म की शुरुआती स्क्रीनिंग देखने वाले प्रशंसकों को ये कहते हुए सुना है कि माइकल के रूप में जाफर जैक्सन का प्रदर्शन हैरान कर देने वाला है या इतना सटीक है कि उसे समझना मुश्किल है। आप इसे समझ नहीं सकते, और मैं उन टिप्पणियों से 100% सहमत हूँ। फिल्म में ऐसे कई बिंदु हैं जहां ऐसा लगता है कि माइकल जैक्सन को स्वयं जीवित कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी को माइकल का किरदार निभाते हुए देख रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आप वास्तव में माइकल को देख रहे हैं। यह अविश्वसनीय है, और मैं केवल नृत्य या गायन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेहद प्रभावशाली है, बल्कि शांत क्षणों की भी बात कर रहा हूँ। फिल्म में मेरे पसंदीदा दृश्यों में से एक, जो मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी है, वह है माइकल का अपने परिवार के घर की सभी लाइटें बंद करके सोने जाना, और अंत में देर रात को अकेले इस अंधेरे घर में उसके पिता उसका सामना करते हैं। और यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। मेरा मतलब है कि शांत अंतरंग क्षण, जब माइकल अकेले अंधेरे घर में घूम रहा है, इतनी सटीक आकृति बना रहा है, यहाँ तक कि यह एक भूत को देखने जैसा है। ये कितना अद्भुत है, और उसके पिता और जाफर के बीच की कच्ची भावना में दृश्य में शायद ही कोई संवाद है। वह ये सब अपनी आंखों और अपनी शारीरिक भाषा से कर रहा है। मैं इस दृश्य को भयावह कहूंगा। यह आश्चर्यजनक है कि यहाँ निश्चित रूप से अन्य अच्छे प्रदर्शन हैं और टेंगो के लिए 2 की आवश्यकता होती है। आप उस दृश्य को कोलमैन डोमिंगो के प्रदर्शन के बिना इतना सफल नहीं देख सकते थे। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय कोलमैन डोमिंगो इस तरह की भूमिका करने में माहिर हैं। हम सभी जानते थे कि वह अद्भुत काम करेंगे, लेकिन ये फिल्म जाफर जैक्सन के प्रदर्शन पर निर्भर थी और यह एक होम रन है। ये सबसे अद्भुत प्रदर्शनों में से एक है। मैंने लोगों को दूसरे लोगों की भूमिका निभाते देखा है, लेकिन मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि वे वास्तव में वह व्यक्ति थे, और यही जाफर जैक्सन ने यहाँ हासिल किया है। हाँ, माइकल भावनाओं का भंवर है, लेकिन सभी समय के महानतम कलाकारों में से एक के बारे में इस तरह की फिल्म तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें बहुत सारा पिज्जा न हो, और इस फिल्म में वह भरपूर है। बोहेमियन रैप्सोडी के सफल होने का एक
कारण निर्माता ग्राहम किन भी हैं और मेरी राय में इस समय वह संगीत बायोस में बहुत अच्छे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या बीटल्स भी उतने ही सफल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जिसने उस फिल्म को इतना महान बनाया वह थी प्रसिद्ध लाइव एड कॉन्सर्ट का पुनर्निर्माण, जीवन में वापस जाना जिसे आप फिर से अनुभव कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय था, मुझे अभी भी यह याद है। लेकिन यहाँ केवल एक बेहतरीन प्रदर्शन को फिर से नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी फिल्म में कई प्रदर्शन किए गए हैं। मेरा थिएटर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम साथ गा रहे थे, हम ताली बजा रहे थे, हम अपने पैर थिरका रहे थे। फिल्म ने हमें अपनी ओर खींच लिया था। यह अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है जैसे माइकल जैक्सन को व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन करते हुए देख रहे हूँ। ये कितना अद्भुत है। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि फिल्म के व्यावसायिक पहलुओं को देखना कितना संतोषजनक है, खासकर क्योंकि मुझे व्यवसाय पसंद है। लेकिन माइकल जैक्सन को बैठकों में देखना, आप जानते हैं, एक जगह मुझे लगता है कि वह बहुत सहज थे। वह बहुत सहज थे जब वह अपने व्यवसाय और अपनी कला के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वही वह महसूस करते थे। आप जानते हैं, लंगर डाले हुए माइकल के बारे में बताते हुए मैं उम्मीद कर रहा था कि यह उनके जादू को फिर से पकड़ लेगा। जैसा कि मैंने कहा, बोतल में बिजली, और यह ऐसा करता भी है। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इससे मुझे न केवल एक कलाकार के रूप में उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली, बल्कि एक बहुत परेशान व्यक्ति के रूप में ये समझने में भी मदद मिली कि वह कैसे ऐसे बन गए और कैसे वह उन चीजों को करने के लिए आगे बढ़ सकते थे जो उन्होंने दुर्भाग्य से, आप जानते हैं, शायद की। लेकिन आप जानते हैं, फिर से बहुत सारा धुआं। हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक रेखाओं को, आप जानते हैं, कम से कम थोड़ा सा पार किया जाना चाहिए था। हालांकि मेरा मतलब है, बहुत से लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं समझते हैं कि प्रसिद्धि एक पिंजरा हो सकती है। और यही कारण है कि बहुत से प्रसिद्ध लोग, सिर्फ माइकल जैक्सन ही नहीं, आप जानते हैं, जाहिर तौर पर अलग अलग डिग्री तक, लेकिन बहुत से प्रसिद्ध लोग बहुत अजीब हैं। ये बहुत अलग थलग करने वाला है। ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा मतलब है, आप में से कुछ शायद ऐसे होंगे। मेरे लिए नदी में रोना। लेकिन आप जानते हैं, इस फिल्म को देखें। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि, आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि मनोरंजन व्यवसाय इन लोगों के साथ काम करने वाले घोड़ों की तरह व्यवहार करने के बजाय उसे आवश्यक समर्थन प्रदान करे। आप जानते हैं, बहुत सारे कलाकारों को ये समस्या होती है। तो लेकिन माइकल जैक्सन के साथ यह उनके पिता की ओर से दुर्व्यवहार का एक आदर्श तूफान था। वे वास्तव में उनके परिवार के धार्मिक पहलुओं को भी नहीं छूते हैं, जो कि एक तरह से कोने में हैं। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, नस्लवाद, बस इतनी सी चीजें, और आप जानते हैं, बस इतनी सी चीजें, जैसे कि ऐसा लगता है कि माइकल जैक्सन अपने लिए सही और सबसे खराब समय पर आए थे, जो कि पता लगाने के लिए एक दिलचस्प बात भी है। इसलिए मैं माइकल की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, विशेष रूप से प्रशंसकों की भीड़ के साथ प्रीमियम स्क्रीन पर, जो माइकल का जश्न मनाने के लिए वहां हैं। लेकिन हम भी, मुझे लगता है, कम से कम मेरे थिएटर में, मेरे अनुभव में, उसे बेहतर समझने के लिए खुले हैं, अच्छा और बुरा दोनों। और मुझे लगता है कि मैंने खुशी महसूस की, लेकिन अपने थिएटर में सहानुभूति और उदासी भी महसूस की। और यही वास्तव में वह है जिसके बारे में हमें इन दिनों होना चाहिए। मैं उन्हें दूसरी फिल्म बनाते देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वे इसे अच्छी तरह से। बहुत ही दिलचस्प बातचीत। मुझे खुशी है कि हम इसे कर पाए। अपने विचार नीचे साझा करें। आज ही सदस्यता लें। और हाँ, हमेशा की तरह, आप अभी कुछ और वीडियो देख सकते हैं।